हॉल में आर्य के माता पिता की तस्वीर टंगी थी, जिस पर सूखे हुए फूलों की माला भी डाली हुई थी। ये हूबहू वैसा ही था जैसे जैसे मरे हुए लोगों की तस्वीरों पर लगाई जाती है। अपने दादाजी से अपने माता पिता की मौत की खबर सुनने के बाद आर्य के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसकी निगाहें एक टक अपने माता पिता की तस्वीर को निहार रही है और उसकी आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आर्य के अंदर अब अनसुलझे सवालों का भंवर उठने लगा है। वहीं आर्य को रोता देखकर उसकी दादी खुद को रोक नहीं पाई और अपने पोते को अपने सीने से लगाकर वो भी रोते रोते कहने लगी, बेटा, मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुकी हूं। अब इससे ज्यादा कुछ खोने का गम मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इसलिए अपने शहर जाने की जिद छोड़ दो। आप लोगों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा कर क्यों रखी और आज तक मुझे इसी धोखे में रखा कि मेरे मां बाप की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। अब आपको मेरी कसम है, मुझसे कुछ मत छुपाइए। आर्य ने अपने आप को संभालते हुए अपने दादाजी से कहा, बेटा, हमारा तुमसे कुछ छुपाने का इरादा नहीं था। हम बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे और इतने सालों में तुम्हें यह सब बताने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। कहते हुए आर्य के दादा ने अपनी नजरें झुका ली। उनमें आर्य के सवालों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। अब तो बताइए, आखिर मेरे मां बाप को किसने मारा और क्यों? कुछ तो वजह रही होगी ना। मैं उस वक्त कहां था और मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? आर्य ने बिना रुके एक साथ बहुत सारे सवाल करना शुरू कर दिए। मुझे पता है बेटा, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे। मैं एक एक करके सबके जवाब देता हूं। आर्य के दादा ने गहरी सांस ली और थोड़ा रुक कर कहना शुरू किया, असल में बात ऐसी है कि तुम्हारे जन्म से पहले हमारा पूरा परिवार भोपाल में ही रहता था और उस समय मैं वहां का कलेक्टर हुआ करता था। वहां के लोगों में हमारी बहुत इज्जत थी और तेज तर्रार स्वभाव की वजह से वो लोग मुझसे भी बहुत ज्यादा तुम्हारे पापा को चाहते थे। इसलिए तो वो लोग तुम्हारे पापा को अपना युवा नेता चुनना चाहते थे। आर्य के दादा ने कहा, जब ऐसा था और लोग पापा को इतना पसंद करते थे तो उनके रहते उनके हीरो को किसने ऐसे मारने की हिम्मत की? क्या उन्हीं लोगों में से कोई हमारा दुश्मन था? आर्य ने अपने दादा से सवाल करते हुए कहा, नहीं नहीं बेटा, वो तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे और वो लोग तो तुम्हारे पापा को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। तुम्हारे पापा को मारने वाले तो वो लोग हैं जिनको उसके नेता बनने से नुकसान हो सकता था। और वो कौन है मुझे नहीं पता। आर्य के दादा ने उसे उस हादसे के बारे में बताते हुए कहा, आप वहां के कलेक्टर थे तो आपको यह सब कैसे नहीं पता? क्या आपने उन दुश्मनों के बारे में पता करने की कोशिश नहीं की? आर्य ने फिर से सवाल पूछते हुए कहा, बेटा, वो हादसा मेरे लिए इतना बड़ा था कि मैं वहां खुद को संभाल नहीं पाया। अपने जवान बेटे और बहू की मौत के सदमे ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। तुम तभी ठीक से चलने बोलने के लायक भी नहीं थे, इसलिए मैं बस अपने बेटे और बहू की आखिरी निशानी को अपने पास संभाल कर रखना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि उन लोगों से तुम्हें भी खतरा होगा। इसलिए तो मैं सब छोड़कर भोपाल से दूर आकर इस छोटे से कस्बे में बस गया ताकि कोई तुम तक कभी भी ना पहुंच पाए। इतना कहते कहते आर्य के दादा का गला भर आया और वो पुरानी बातों को याद करके रोने लगे। दादाजी, आप गलत नहीं हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात जानने के बाद भी मैं आपकी तरह चुप नहीं बैठ सकता। पहले मेरे भोपाल जाने की वजह कुछ और थी, लेकिन अब वहां जाने का मकसद है
जो मैं हर हाल में पूरा करूंगा। आर्य अपने आंसू पोंछकर अपने माता पिता की तस्वीर देखते हुए बोला, नहीं नहीं बेटा नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब तुम्हें तो हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। अगर तुम पर कोई भी खतरा आता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आर्य की दादी ने रोते हुए अपने पोते से कहा, बस दादी, अब आप लोग मुझे मत रोकिए, वरना मुझे आप लोगों की बात ना सुनने की गलती करनी पड़ेगी जो मैं नहीं करना चाहता, और अब मुझे जाना ही होगा। इतना कहकर आर्य हॉल से उठकर अपने कमरे में चला गया। आर्य ने ठान लिया था कि उसे शहर जाने से अब कोई नहीं रोक पाएगा, इसलिए वो सीधा अपने कमरे में जाकर अपनी पैकिंग करने लगा। गायत्री इन कुछ दिनों में आर्य की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आए हैं, इसलिए वो परेशान है। उसे अभी शहर जाने दो, कोई उसे वहां नहीं पहचानता है। मैं उसे कुछ ही दिनों में समझा बुझाकर यहां वापस बुलवा लूंगा। तब तक के लिए उसके वहां रहने का बंदोबस्त भी करवा देता हूं। आर्य के दादा ने उसकी दादी से बात करते हुए कहा। जब वो लोग बातें कर रहे थे तभी उन्होंने देखा कि आर्य अपने कमरे से अपना सूटकेस लेकर बाहर आ रहा है। अब दादा दादी को यकीन हो गया कि आर्य उनकी बातों में नहीं आने वाला है, इसलिए अपना समय बर्बाद ना करते हुए आर्य के दादा ने उससे कहा, मुझे पता है कि तुम इस बार हमारे रोकने से भी नहीं रुकोगे, लेकिन अब हम तुम्हें रोकेंगे भी नहीं। नए शहर में अपना ध्यान रखना। बीती बातों को, कड़वी यादों को भुलाकर तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। मैं तुम्हारे भोपाल पहुंचने से पहले कॉलेज और रहने का इंतजाम करता हूं। आर्य के दादाजी ने उसे समझाते हुए कहा। आर्य ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और दादा दादी के पैर छूने के बाद घर से निकल गया। आर्य की दादी रोते रोते अपने पोते को दरवाजे तक छोड़ने चली आई। आर्य को जाता देख उसके दादा ने दादी को संभालते हुए कहा, गायत्री, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हमारा पोता अब बड़ा और समझदार हो गया है। वो शहर मेरे बेटे और बहू को खा गया। अब पता नहीं उस अनजान और खतरनाक शहर में मेरा बच्चा अकेला कैसे रहेगा। आर्य की दादी ने पोते की फिक्र करते हुए कहा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैंने उसका सारा इंतजाम कर दिया है। आर्य को कॉलेज और बाकी चीजों में पढ़ने के बाद कुछ ध्यान ही नहीं रहेगा, और तुम देखना वो ये बातें भूल भी जाएगा। वहां मेरे कुछ लोग हैं जो आर्य का ध्यान रखेंगे। और तुम ये क्यों भूल गई कि उसका कमांडर चाचा भी तो वही है, और फिर उसे क्या खतरा हो सकता है। आर्य के दादा ने उसकी दादी को समझाते हुए कहा। दूसरी ओर आर्यमान अब रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था और उस छोटे से कस्बे को छोड़कर जाने के लिए पूरी तरह से मन बना चुका था। वो बस इसी सोच में डूबा था कि इतने सालों से उस कस्बे में रहने के बाद उसे वहां से निकलने का किसी भी तरह मौका तो मिला। पहले वो शहर से बाहर खुशी और उत्साह के लिए जाता, लेकिन अब बस अनजान सा डर, घबराहट और मन में अनगिनत सवाल लिए वो भोपाल जा रहा था। आर्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ जिंदगी क्या खेल खेल रही है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो जल्दी जल्दी अपने बैग से एक पेंडेंट निकालता है जो उसकी मां का था। उस पेंडेंट को देखते ही उसे कुछ याद आने लगता है। उसे अब भी याद है कि यह पेंडेंट उसकी दादी ने उसके 18वें जन्मदिन पर देते हुए कहा था, बेटा, आज तुम 18 साल के हो गए हो, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास तोहफा है। यह पेंडेंट तुम्हारी मां का है जो वो तुम्हारे लिए छोड़ कर गई है। उसने कहा था इस पेंडेंट में तुम्हारी हर समस्या का हल है। जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा तो तुम इसका इस्तेमाल करना। अपनी सोच में खोकर और ट्रेन की आवाज में आर्य कब गहरी नींद में सो गया उसे पता तक नहीं चला। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसकी ट्रेन
आधे घंटे में ही भोपाल पहुंचने वाली थी। आर्य के दिमाग में पिछली रात की सारी बातें घूम रही थी कि तभी उसे पेंडेंट का ख्याल आया और फिर वो छटपटाकर इधर उधर ढूंढने लगा। अचानक आर्य ने महसूस किया कि वो पेंडेंट उसने अपनी जीन्स की पॉकेट में रखा था। थैंक गॉड, इसे कुछ नहीं हुआ, वरना मैं अपनी मां की आखिरी निशानी खो देता। पेंडेंट मिलते ही आर्य ने भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा। थोड़ी ही देर में ट्रेन भोपाल स्टेशन जा पहुंचा और फिर आर्य अपनी बोगी से बाहर आया। वो जैसे ही भोपाल स्टेशन पर पहुंचा, उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके मां बाप उसका नाम पुकार रहे हो, लेकिन कोई तो है जिसने उसके पैर जोर से पकड़ रखे हैं और उसे उस तरफ जाने नहीं दे रहा। आखिर इस भोपाल की हवा में क्या दिक्कत है? यहां आते ही मुझे जकड़ा हुआ क्यों महसूस हो रहा है? लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने मां बाप की मौत के पीछे की वजह और उनके दुश्मनों का पता लगाकर ही रहूंगा। आर्य ने अपने आप से बात करते हुए कहा। अरे बेटा जी, अकेले अकेले क्या बोले जा रहे हो? आओ, कुछ बातें हैरी अंकल से भी कर लो। एक 35-40 साल के उम्र के आदमी ने स्टेशन के बाहर आर्य को आवाज लगाते हुए कहा। उस इंसान की बात सुनकर आर्य अपने ख्यालों से बाहर आया और उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, हरीश अंकल, आप यहां? क्या आपको दादाजी ने भेजा है? जी जी बिल्कुल, बड़े कमांडर के ऑर्डर को भला कोई टाल पाया आज तक? हैरी उर्फ हरीश ने हंसते हुए आर्य से कहा। क्या आप भी ना अब भी दादाजी से डरते हो? आर्य ने भी अपना मूड लाइट करते हुए हरीश से पूछा। हाँ, लगता तो है। यार वो सब छोड़ो, भोपाल में तुम्हारा स्वागत है, तो कैसी लगी यहाँ की हवा? है ना अलग सी बात है? हरीश ने ठहाका लगाते हुए आर्य से सवाल किया। इसी का तो पता लगाने मैं यहां आया हूं। आर्य ने खोई आंखों से देखते हुए जवाब दिया। क्या मतलब? हरीश ने सवाल किया। कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। कहते हुए आर्य हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी में जो खालीपन है उसे समझ पाना किसी और के लिए मुमकिन नहीं है। क्या आर्य के मन में उठते हुए सवालों के जवाब उसे मिल पाएंगे? और कैसा होगा भोपाल में उसका आगे का सफर?